नमस्कार साथियों। नमस्कार। आप सबको जैसा कि पता है कि 71 बीपीएससी की वैकेंसी आ गई है और उसका एग्ज़ाम जो है वो 13 सितंबर को होने वाला है। आप सबको ये भी पता है कि 13 सितंबर के एग्ज़ाम में के लिए फॉर्म लगभग 4.5 लाख लोगों ने भरा है और जो पोस्ट है वो 1298 के आसपास में है। तो यानी कि ये तय है कि पीटी के बाद जो मेंस के लिए लोग बैठेंगे इसके 10 गुने लोग बैठेंगे, यानी कि 12,980 या जो भी है 13,000 के आसपास मान करके चलिए कि 13,000 लोग पीटी के लिए बैठेंगे। ये तय है, पहले से तय है। अब इसमें आपको अपनी सीट बनानी है। कैसे आपको अपनी सीट बनानी है ये आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे पढ़ेंगे कि आप उस पीटी में शामिल हो पाएंगे। क्योंकि देखिए मैं ये बात तब बता रहा हूँ जब मैं खुद बीपीएससी में सेलेक्टेड हूँ। श्रम परिवर्तन पदाधिकारी यानी एलईओ के पद पर कार्यरत हूँ अभी मैं, और मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था और हो गया हमारा। मुझे लगता है कि स्ट्रेटजी सही होनी चाहिए, क्योंकि देखिए ज्ञान वाले बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जिनके पास ज्ञान बहुत है, 4 सालों से 5 सालों से 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट से पढ़े हैं। बस दिक्कत क्या है ना कि उनकी स्ट्रेटजी सही नहीं है। अगर आपकी स्ट्रेटजी सही होगी, आप सही दिशा में काम करेंगे तो आपका सफल होना, एटलीस्ट पीटी में सफल होना तो बहुत बड़ा डील नहीं होता है। ये आराम से आप सफल हो जाएंगे पीटी में। मेंस पे अलग बात करेंगे, मेंस के लिए कल अलग से वीडियो बनाएंगे। अब तक हम टीचर के लिए पढ़ा रहे थे, लेकिन अब हम आप लोगों को भी जो मेरे साथी हैं जो रह जाते हैं कुछ एक अंकों से, या जिनकी तैयारी कमज़ोर है, जो पीछे पड़ रह जा रहे हैं, उनके लिए काम करेंगे, तो उन पर बात करेंगे। मैंने एक वीडियो बनाया था कल परसों में। उस वीडियो में था कि आप 45 दिन में पीटी कैसे निकाल सकते हैं, और खूब लोगों ने सराहा उसे। शायद मेरी स्ट्रेटजी सही थी इसलिए आप पसंद कर रहे थे। कोई मैं मीठी चिकनी चुपड़ी बातें नहीं कर रहा था, स्ट्रेटजी सही है। बताया था मैंने, तथ्यों के साथ बात किया था कि कैसे आप करेंगे तो आपका हो जाएगा। और मैं आज उसी पर विस्तार से बात करूंगा कि आपको 93 या 94 अंक अगर लाने हैं पीटी क्वालिफाई करने के लिए जनरल में, तो आपको क्या करना पड़ेगा और उसके लिए किन किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और मैं आपको क्या मदद कर सकता हूँ, मैं अपने अनुभव से आपको क्या दे सकता हूँ जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, निःशुल्क है, कोई चार्ज आपका नहीं लगेगा। आप कहीं भी पढ़ते हो, किसी भी कोचिंग में पढ़ते हो, किसी भी नोट से पढ़ते हो, सेल्फ स्टडी पढ़ते हो, इसके बाद भी आपको बहुत काम आएगा। मैं उन अति संभावित प्रश्नों का सीरीज चला दूंगा, वीडियो बना दूंगा, जो आपको बहुत सारे जगहों से उबारने में मदद करेगा। मतलब आप उस खाई में अगर बैठ गए होंगे, वहाँ से आप निकल जाएंगे, बहुत आसानी से निकल जाएंगे, स्मार्टली तरीके से निकल जाएंगे, बहुत मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो मैं आज उसी पर बात करूँगा। इसी के संबंध में हम आज आपसे इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि 4 सब्जेक्ट हैं जिस पर आपको फोकस करना है। एक तो हिस्ट्री है, दूसरा जो है वो साइंस है, तीसरा जो है वो बिहार स्पेशल है, और चौथा जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है आपका करंट अफेयर। इस पर आपको फोकस करना है, ठीक है। अगर इन सब्जेक्ट पे आप पार पा लिए ना, तो बहुत आराम से, बहुत स्मूथली तरीके से पीटी क्वालिफाई कर जाएंगे। बाकी कुछ तो आपका हो ही जाएगा। जैसे इतने भी आप कमज़ोर नहीं होंगे कि 10 नंबर के मैथ में आप कम से कम 2 नंबर लेकर के आ जाएं, इतने भी आप कमज़ोर नहीं होंगे। 10 नंबर का अगर इकोनॉमिक्स पूछा जा रहा है उसमें 1 नंबर ना आए, देखिए आप वहीं बनाइए। मैं आपको एग्जाम टाइम में वो भी स्ट्रेटजी बताऊंगा। या बहुत सारे लोग अभी ऐसे भी मुझे मैसेज कर रहे हैं, कॉल करते हैं या व्हाट्सअप करते हैं, टेलीग्राम करते हैं कि उनके टेस्ट में अंक क्यों कम आ रहे हैं, टेस्ट में कम क्यों आ रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी आपको ये बता दें कि सेफ जोन में खेलना है। सेफ जोन का मतलब ये होता है कि हमको सिर्फ उन्हीं प्रश्नों पर बात करनी है जो प्रश्न हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैं उसको पूरा जानता हूं। अगर मैं उसे नहीं जानता तो मैं उसे नहीं बनाऊंगा, सिंपल सी बात है। मैं उसको टच भी नहीं करूंगा, उसको छूऊंगा भी नहीं। और अगर इस पर आप ठीक से अमल कर लेंगे ना, तो मुझे लगता है ये बिग डील नहीं है। तो मैं आपको 3 विषय पर का पूरा अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का एक सीरीज चला दूंगा, उसमें वीडियो चला दूंगा। एक तो हिस्ट्री है। हिस्ट्री के लिए आपको ढेला भर नहीं सोचना है। अगर आपने हिस्ट्री अब तक कहीं नहीं पढ़ी है तो भी निश्चिंत रहिए, मैं हिस्ट्री इतना आपको बता दूंगा, इतना दे दूंगा कि अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल के लिए भी आपको ढेला भर परेशान नहीं होना है। आपको परेशान किसके लिए होना है? साइंस के लिए। अगर आप साइंस पढ़ पाए तो ठीक है, नहीं तो अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं साइंस भी पढ़ा दूंगा। और तीसरा सब्जेक्ट है करंट अफेयर। करंट अफेयर में भी आपकी सारी समस्याओं का निदान मैं कर दूंगा। और इस तीनों के बाद में एक मिसलेनियस करके ला दूंगा, जिस मिसलेनियस से कम 15 प्रश्न आएंगे। कम से कम 15, रेंज 20 का रहेगा, 15 से 20 प्रश्न आएंगे मिसलेनियस। वो बड़ा एक 5-6 घंटे का वीडियो बना देंगे, आप उसमें देख लीजिएगा कि क्या कहाँ कहाँ से वो टच करता है। अब आप इन वीडियो को देखेंगे कैसे, वो मैं बता देता हूँ। इन वीडियो को देखने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप इनको पहली बार नॉर्मल स्पीड पर देख लीजिए, ठीक है।
पहली बार नॉर्मल स्पीड पर, जब नॉर्मल स्पीड पर एक बार देख लीजिएगा, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, स्पीड 2 करके देख लीजिएगा। स्पीड 2 करके अगर आपका डेटा ज़्यादा खर्च होता होगा तो डाउनलोड कर लीजिएगा। मुझे व्यूअरशिप नहीं चाहिए, सब्सक्रिप्शन आपका नहीं चाहिए, आप सब्सक्राइब करिए ना करिए, मुझे ज़रूरत है कि आप सफल हो जाइए। जिन गलतियों की वजह से लोग पीछे छट जाते हैं वो गलती आप ना करें, बस मैं इतना सा चाहता हूँ। ये निःशुल्क है, इसमें कोई चार्ज नहीं लग रहा, मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ, चूंकि मैं सिलेक्टेड हूँ और मुझे अनुभव खूब ठीक ठाक है। मेरे ही ग्रुप का लड़का है जो 69 का टॉपर है, मेरे ग्रुप का, मेरे बैच का ही तो है ही, मेरे ग्रुप का भी है। ग्रुप नंबर 4 में था उज्जवल और उसी का वो टॉपर है उज्जवल। तो हम सब इन रणनीति के मामले में बहुत आगे हैं। अगर आप इसको ठीक से एनालिसिस करेंगे तो आपके लिए बहुत बहुत कामयाब सिद्ध होगा। बाकी आपकी इच्छा है, आप एक बार एग्जाम दे ही रहे हैं, मन करे तो अगली बार दीजिए, उसका मन करे तो चौथा बार दीजिए, पांचवा बार दीजिए और आप अपनी रणनीति से चलते रहिए। अगर आपको भरोसा हो तो देखिए, ना भरोसा हो तो आपकी इच्छा है। तो आइए अब उसी कड़ी में शुरुआत करते हैं इतिहास से। सबसे पहले जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए, मैं पहले बता रहा हूँ, महत्वपूर्ण है जो मैं बोलूँगा डिस्क्रिप्शन के साथ वो बहुत ज़्यादा बोलूँगा मैं, तो आप उसको खूब ठीक से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। वो उससे आपके बहुत सारे प्रश्न आएंगे, प्रश्न तो आएंगे ही, ये जो सामने आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे ये तो आएंगे ही आएंगे, वो प्रश्न बहुत ज़्यादा आएंगे जिस पर मैं सीधे बात करूँगा, जिसके डिस्क्रिप्शन पर मैं बात करूँगा। तो पहला है कि 1857 का क्रांति। 1857 के क्रांति में कह रहा है कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था। आप सबको पता है लॉर्ड कैनिंग था उस समय गवर्नर जनरल। लेकिन हम बात कर लेते हैं चारों ऑप्शन पर, लॉर्ड डलहौजी पर बात कर लेते हैं पहले। लॉर्ड डलहौजी जो है वो 12 जनवरी 1848 ईस्वी को वायसराय बन करके भारत में आया। वायसराय क्या मतलब, उस समय तो गवर्नर जनरल ही होता है, ये प्रचलन तो बाद में बदला, तो गवर्नर जनरल बनकर के भारत में आया। वो बहुत साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, वो मतलब गोरे काले के भेद के लिए बहुत पारंगत व्यक्ति था। जब वो आया तो उसने सबसे पहले क्या किया कि सतारा का विलय करवाया, सतारा का, फिर जोधपुर संबलपुर का, फिर बघाट का, फिर उदयपुर का, नागपुर का, झांसी का, राजस्थान में एक जगह है करौली का, फिर अवध का। अंत में उसने 1856 ईस्वी में अवध का विलय करवा लिया अपने अंदर में। अच्छा, उसके बाद में जब वो विलय करवा लिया, इसीलिए उसको विलय की नीति या हड़प की नीति के लिए जाना जाता है, लॉर्ड डलहौजी को, ये बात ध्यान में रखिएगा। और उसने ही, डलहौजी ने ही राज्यों की 3 श्रेणियां बांट दी। पहली प्रथम श्रेणी वो राज्य थे जो कंपनी के साथ संधि पहले से करके रखे थे या जो संधि हुई थी उसको बरकरार रख रहे थे, तो वो एक राज्य आ गए थे। दूसरी उसमें वो लोग थे, द्वितीय श्रेणी में, जो कंपनी के साथ संधि करने के लिए स्वतंत्र नहीं थे, मतलब वो पहले से कंपनी के साथ संधि करने से पहले स्वतंत्र नहीं थे वो। तो अब उसको जबरदस्ती इसने लड़ झगड़ करके डलहौजी ने उसको अलग करवा दिया, उससे संधि करवाने के लिए तैयार करवा दिया। और तीसरा वो राज्य था जिसका निर्माण खुद ही कंपनी ने किया था। तो 3 तरह से उसने संधि की नीति फॉलो करवाया था। और फिर उसने एक दूसरा काम किया था, उसने उपाधि और पेंशन का अंत करवा दिया था। उसने 1852 ईस्वी में पेशवा जो थे बाजीराव, पेशवा बाजीराव के उत्तराधिकारी और उनके दत्तक पुत्र थे धोंदू पंत, जो बाद में नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध हुआ, उसका पेंशन बंद करवा दिया। और बंद करवाने के बाद में उसको कर्नाटक के नवाब और तंजौर पास में ही था, तो तंजौर के राजा, उन दोनों की उपाधि खत्म कर दी, वही पास में दोनों का। अब इसका असर वहां पे बहुत सारे लोगों पे पड़ा, फिर बाद में धोंदू पंत को वहां से भगा भी दिया, वहां से हटा भी दिया। उसके बाद डलहौजी ने बरार तथा अवध का विलय करवा दिया था। उसके बाद उसने युद्ध के द्वारा सिखों को झुका लिया। और इतना ही नहीं, सुबुघाट उसी समय जब 1857 की होने वाली थी, तब उसने 1856 ईस्वी में कलकत्ता से जो सेना का मुख्यालय था उसको उठा करके मेरठ लेकर के आया, जो कि बाद में वहीं से मंगल पांडे ने अपना शुरू भी किया था। तो वो मेरठ लेकर के आ गया। शिक्षा में भी कुछ उसने सुधार किया था। शिक्षा में सुधार वही किया था कि उसने वुड घोषणा किया था, प्रत्येक प्रांत में एक शिक्षा विभाग बना दिया था, एंग्लो वर्नाक्यूलर विद्यालय स्थापित किया था उसने। तो कुछ ऐसे सुधार उसने किए थे। हम और डिटेल में डलहौजी के बारे में पढ़ेंगे, जब डलहौजी पर विशेष हम बात करेंगे तब हम डलहौजी के बारे में पढ़ेंगे। अब समझ लीजिए कि लॉर्ड कैनिंग के बारे में। लॉर्ड कैनिंग तो वो था कि उड़ता हुआ तीर लेना जैसा मामला इसका हो गया। ये आया और आते ही 1857 की क्रांति हो गई। तो जैसे ही क्रांति हुई तो उसके बाद में कंपनी का शासन अंत हो गया, उसी समय क्रांति के बाद ही, और क्राउन के अधीन कर दिया गया। भारत का शासन ब्रिटिश के क्राउन के अधीन कर दिया गया। उसके बाद में इसने क्या क्या किया, ये पहला वायसराय था, ये ध्यान में रखिएगा, ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद में 1858 ईस्वी का संवैधानिक
एवं प्रशासनिक सुधार इसी ने किया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो 1856 ईस्वी में बना, धारा 15 के तहत, ये इसी ने बनवाया, जो कि 26 जुलाई, याद रखिएगा ये पूछा एक बार प्रश्न है कि 26 जुलाई 1856 ईस्वी को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया था, तो ये इसी ने किया था। उसके बाद महालेखा परीक्षक का पद इसने सृजित करवाया था। 1861 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम पारित कराया इसने, पोर्टफोलियो प्रणाली इसने लागू करवाई। उसके बाद क्वीन विक्टोरिया की उद्घोषणा के तहत इसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को समाप्त कर दिया। तो कुल मिलाकर के कैनिंग ने इतना काम किया, और भी काम इसने किया है, लेकिन और भी काम हम जब कैनिंग के बारे में पढ़ेंगे तब हम बताएंगे विस्तार से। अब हम लॉर्ड मिंटो के बारे में देख लेते हैं। लॉर्ड मिंटो जो है वो 1807 से लेकर के 13 तक था, ठीक है। और भी मिंटो है, पहला मिंटो है, लेकिन चूंकि लॉर्ड मिंटो 2 नहीं लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको पहला ही मानेंगे। 1807 से लेकर के 1813 ईस्वी तक। इसकी एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसने अमृतसर की संधि करवाई थी, जिस पर चार्ल्स मेटकॉफ ने हस्ताक्षर किया था। ये प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आपको बता रहे हैं, चार्ल्स मेटकॉफ ने हस्ताक्षर किया था। और इसकी पूर्वी सीमा जो है रंजीत सिंह से इसने हस्ताक्षर करवाया था। रंजीत सिंह की जो पूर्वी सीमा थी उसने सतलज नदी निर्धारित कर दी थी। जॉन वेलकम को भेज करके पर्सिया के साथ इसने संधि करवाई थी। और लॉर्ड मिंटो ने चार्ल्स मेटकॉफ को लाहौर के शासक रंजीत सिंह से संधि के लिए भेजा था। इतनी ही चीजें हैं, इतनी ही चीज आपको याद रखनी है मिंटो के बारे में, ठीक है। अब आइए पढ़ते हैं लॉर्ड बेंटिक के बारे में। लॉर्ड बेंटिक जो है ये भारत का बहुत बड़ा सुधारक इसको आप कह सकते हैं। ये एक तरह से मान लीजिए दिखावा वाला व्यक्ति नहीं था। ये भारत में जब पहली बार आया था तो एक युद्ध हुआ 1806 ईस्वी में वेल्लोर में सैनिक का विद्रोह हुआ था। 1857 के पहले वेल्लोर में 1806 में जब सैनिक विद्रोह हुआ था तो उसमें इसने तिलक लगाने को लेकर के विवाद हुआ, और विवाद की वजह से इसको 1807 ईस्वी में वापस बुला लिया गया वहाँ पर लंदन में। उसके बाद में फिर कुछ एक सालों के बाद में वहीं 1828 ईस्वी में इसको वापस से गवर्नर जनरल बना करके भेजा गया। ये आया तो इसने बड़ी सुधार की। इसने नौकरियों में भारतीयों को उच्च स्थान देना शुरू किया, जो कि कार्नवालिस के वजह से डैमेज हो गया था, इसने शुरू किया। इसने सामाजिक सुधार बहुत किए, जैसे सती प्रथा का इसने अंत करा दिया 1829 ईस्वी में। 1830 ईस्वी में इसने बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी ये चीज़ लागू कर दिया। उसके बाद में ठगी प्रथा का दमन किया 1830 ईस्वी में। ठगी प्रथा 29 में सती प्रथा, 30 में ठगी प्रथा। उसके बाद इसने मानव बलि प्रथा का अंत किया इसने। फिर उसके साथ ही शिशु हत्या प्रथा का भी अंत, या विशेषकर राजपूतानों में ये प्रचलित था तो उसको भी इसने अंत करवाया। शिक्षा में बहुत सुधार किए। शिक्षा में क्या सुधार किया इसने? 1835 ईस्वी में इसने मैकाले शिक्षा पत्ति, जिसको हम मैकाले का स्मरण पत्र कहते हैं, और शिक्षा का माध्यम इसने अंग्रेजी स्वीकृत किया गया, ये इसने लागू कर दिया। 1835 ईस्वी में कलकत्ता में बेंटिक द्वारा मेडिकल कॉलेज की नींव रखी गई, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1845 ईस्वी में ही। ठीक उसी साल मैकाले से इसी बेंटिक ने कानून का कोड बनवाया, जो कि बाद में भारत में लागू हुआ और भारत में प्रचलित हुआ। खास करके लोग इसको, मतलब एलिट क्लास के लोग इसको, बेंटिक को भारत का तृतीय मनु कहते हैं। इसको तृतीय मनु क्यों कहते हैं, या नवीन मनु कहते हैं इसको, चूंकि इसने नया कानून बनाया। तो ये है इन चारों वायसरायों के बारे में, जो ध्यान से आप समझ लीजिए। अगला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी में स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? आप सबको पता है कलम और रोटी का प्रतीक था। इसमें बताने जैसा कुछ है नहीं, तो इसलिए इसको छोड़ रहे हैं। कलम और रोटी का प्रतीक था। बीपीएससी ने कई बार सवाल को पूछा है, देख लीजिएगा। 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण तो वैसे सब कुछ था, सारे ही कारण ही थे उसमें, लेकिन मुख्य कारण जो था इसमें वो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति थी, क्योंकि उनकी नीतियों में इतना बढ़ चढ़ गया था कि लोगों को नौकरी नहीं मिलता था। अगर हिंदुस्तान के आप हैं तो आपको ऊंच पदों पर नहीं भेजा जाएगा, ऐसे ऐसे करके हक नहीं दिया जाता था। तो बहुत सारी समस्याएं थी, जिससे लोगों में आक्रोश फैलता गया, और वो बाद में जन आक्रोश बना। जन आक्रोश तो क्या बना, एक तरह से कुछ ही वर्गों में शामिल। तो अगर हर वर्ग में होता तो शायद आजाद उसी समय हो गए होते, लेकिन खैर कोई बात नहीं। चलिए, और चौथा प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था 1857 के क्रांति के समय में? तो उस समय प्रधानमंत्री जो थे वो पामस्टर्न थे। एटली थे आज़ादी के समय में, सीआर एटली भारत की आज़ादी के समय में थे। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था। किससे अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था, और वो कौन व्यक्ति था? इसी में एक प्रश्न और आता है कि वो कौन भारतीय राजनेत्री थी या नेत्री थी, जिसको देख करके हीरोज ने कहा था कि ये महिला, सोई हुई महिला अकेली मर्द है, लड़ने में युद्ध में अकेली मर्द है। वो कौन? जैसे कि हम आपको बता ही चुके हैं, हीरोज था। ठीक है, अगला प्रश्न। 1857 ईस्वी क्रांति के, अरे क्या हो गया, 1857 ईस्वी क्रांति में अंग्रेजों
व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? तो अंग्रेजों और जोधपुर की सेना को हराने वाला औवा के ठाकुर कुशल सिंह थे। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? ये प्रश्न तो पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। आप अगर इसको पढ़े होंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इसमें क्या था। अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। उनको लगा था कि जो बंदूक है उसमें गाय की चर्बी लगाई गई है और गाय की चर्बी की वजह से वो प्रभावित हो रहे हैं, इसीलिए उनको उस बात से लेकर के बहुत तनाव था और वो क्रांति में उतर गए। 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? 1857 की क्रांति जो थी वो मेरठ से हुई थी क्रांति। क्यों हुई थी मेरठ से क्रांति? आपको बताया था, क्योंकि कलकत्ता से सेना का जो मुख्यालय था उसने उठा करके कहाँ ला करके रख दिया था? मेरठ में रख दिया था, और मेरठ में ही जो सैनिक थे अपने मंगल पांडे, उन्होंने विद्रोह छेड़ दिया था। अगला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण है कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा गए थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसमें कतरा गए थे। अगर वो दिए होते, जैसे ग्वालियर राजघराना था तो ग्वालियर राजघराना सहयोग देने से मना कर दिया था। वो इनफैक्ट 1857 के मतलब अंग्रेजों की तरफ से खड़े हो गए थे। बाद में कहना पड़ा कैनिंग को कि अगर ग्वालियर घराना ना होता, ग्वालियर ना होता, सिंधिया परिवार ना होते तो शायद हम ना बचते, हम हवा की भांति उड़ जाते। तो ये था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उससे अभी जज नहीं करना चाहिए, ये भी ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है कि समाग्गी विक्टोरिया ने 1858 ईस्वी की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें देने जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासन में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? उसने बहुत सारी घोषणाएं की थी, लेकिन उसने पूरा सब नहीं किया था। सिर्फ एक चीज़ पूरा किया था, जो अभी आपको बताया था मैंने, कि रियासत को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, और वहीं उसने रियासत को हड़पने की नीति समाप्त कर दी। कह रहे कि निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? कौन भाग नहीं ले सकता है? सोचिए, वही व्यक्ति भाग नहीं लेगा जिसको पैसे की चिंता होगी या जिसको अपने संपत्ति की चिंता होगी। तो पैसे की चिंता किसको होती है इसमें? साहूकारों को। और संपत्ति की चिंता किसको होती है? जमींदारों को। यानी कि साहूकार और जमींदारों ने इसमें भाग नहीं लिया था। मजदूरों ने भाग लिया, कृषक ने भाग लिया, किसको का तो था ही है। निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? किस चीज की संज्ञा किसने दी है? अभी हम इसी पर बात कर लेते हैं कि किस चीज की संज्ञा किसने दी है। देखिए, के मालसेन, ट्रेविलियन, सर जॉन लॉरेंस व सीले और सर सैयद अहमद खान ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को क्या कहा है? यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने क्या कहा? यह स्वतंत्रता संग्राम था। मिस्टर के एस बी चौधरी, इन दोनों ने कहा यह एक सामंतवादी प्रतिक्रिया थी। डॉक्टर रामविलास शर्मा और डफ मालसेन, ये तीन अलग अलग व्यक्ति हैं, इन्होंने कहा था इसको कि जन क्रांति थी। बेंजामिन डिज़रेली, जो कि प्रधानमंत्री थे, अशोक मेहता भारतीय इतिहासकार थे, इन्होंने कहा था यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने इसको अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा दिया था। ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है। जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने क्या था? हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का हिस्सा कहा था। और एल.आर. रीस ने क्या कहा था? ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध था। ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध, देखिए एक अलग इनका राग चल रहा था। सर जे केई, इन्होंने श्वेतों के विरुद्ध काले लोगों का संघर्ष कहा है। रॉबर्ट्स एंड श्रीमती कूपलैंड ने इसको मुस्लिम विद्रोह कहा था। पर्सियल स्फीयर, ये बहुत बड़े इतिहासकार हैं, इन्होंने कहा था प्राचीन पुरातनवाद भारत का अंतिम प्रयास था। टी.आर. होम्स ने सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष कहा था इसको। वीर सावरकर, पट्टाभी सीतारामैया, जो कि बाद में कांग्रेस में थे, इन्होंने ये एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा था। वीर सावरकर, वही सावरकर। कार्ल मार्क्स ने इसको 1857 ईस्वी को एक राष्ट्रीय क्रांति कहा था। और आर.सी. मजूमदार, जो कि इतिहासकार थे भारत के, इन्होंने तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये इन्होंने कहा है। पी रॉबर्ट्स ने क्या कहा है? पी रॉबर्ट्स ने कहा था ये 1857 ईस्वी का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह था जिसका तत्कालीन कारण चर्बी युक्त कारतूस था। और डॉक्टर एस एन सेन, जो कि सरकारी इतिहासकार थे, इन्होंने कहा था कि यह विद्रोह राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम था। ये इन लोगों ने इसको कहा है। तो इसको एक बार आप गौर कर लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा। मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, वीडियो पॉज कर करके सुन के देख लीजिएगा। तो अब इसका आंसर समझ में आ गया कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा। इस प्रश्न का आंसर आप बताइए, निम्नलिखित में से किसने 1857 को विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? तो सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने कही थी। अगला प्रश्न है कि अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 ईस्वी के विद्रोह को दबाने में सफल रहे, क्यों सफल रहे? आप ये बताइए। एक तो स्थानीय शासक ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, क्या ये सही है? थोड़ा सोचेंगे ना तो जोर देगा। बिल्कुल बेसिक चीज़ है। क्या स्थानीय शासकों ने अंग्रेजी
क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। लोग डरते थे, लोग अंग्रेजों के जुल्म से डरते थे, इसीलिए लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। अगर साथ दिए होते तो शायद वो लोग अड़ जाते। 1857 ईस्वी के विद्रोह का मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? सेम वही चीज है, लेकिन अब थोड़ा रंग बदल दिया है। तो इसका आंसर है कि किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। कोई कंट्रोल करने वाला नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं थी, तो स्वाभाविक सी बात है, अगर कोई प्लान नहीं रहेगा तो आप हारेंगे ही। 1857 ईस्वी के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? 1857 ईस्वी का जब क्रांति हुआ था तो बिहार का कुछ हिस्सा उसमें अप्रभावित रह गया था। वो कौन सा हिस्सा है? तो उसमें वो जो हिस्सा है वो सिर्फ मुंगेर का हिस्सा है। बीपीएससी ने इसको कई बार पूछा है, ये 96 लिखा है लेकिन इसने कई बार पूछा है, तो याद रखिएगा सिर्फ मुंगेर का हिस्सा जो प्रभावित नहीं था, जो कि बाद में चल करके 1942 और 1942 में यही सबसे ज्यादा जलेगा। ठीक है, हाँ मुंगेर का हिस्सा ही है मेरे ख्याल से। इसका आंसर कौन होना चाहिए? हाँ ये पांचवा है ना, बी होना चाहिए। 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन सा संबद्ध नहीं था? कौन सा संबद्ध नहीं, कौन उस वक्त नहीं था 1857 ईस्वी की क्रांति के समय में? तो एक यही तो नहीं थे, उधम सिंह। उधम सिंह कौन व्यक्ति था वो समझ लीजिए। 1919 ईस्वी में जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उसमें जो अभी मूवी आई थी, कौन सी मूवी आई थी, केसरी टू में इस कंसेप्ट को ठीक से दिखा दिया है। तो उसमें जो क्या बोलते हैं, वो जो एक व्यक्ति था जिसके पीठ पर एक व्यक्ति था जिसकी माँ मर गई, माँ को गोली मार दिया, पिताजी को गोली मार दिया, और उस व्यक्ति ने वहीं प्रण किया कि मैं इस जनरल डायर को छोड़ूंगा नहीं। बाद में वो व्यक्ति यहाँ से चला गया लंदन में जाकर के नौकरी कर ली, उसी के यहाँ जनरल डायर के यहाँ ही खानसामे की नौकरी कर ली, और जब अंग्रेज गवर्नमेंट उसको सम्मानित कर रहा था उसी दिन उसी सभा में सीने पर गोली मारा उसको। वही व्यक्ति उधम सिंह है। बाद में मर गए तो वहीं पे दफनाया गया उनको भी, जहाँ पे विवेकानंद कह रहे हैं, राजा राम मोहन राय को दफनाया गया था ब्रिस्टल में। याद रखिएगा, ये जितनी चीजें बताई है मैंने वो सारी की सारी किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई चीजें हैं, इसलिए मैंने आपको बताया है। किसने कहा था गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था? मेरठ है वैसे तो यूपीपीएसएस में, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा, ये इसको एसन सेन ने कहा था, इतिहासकार थे ये। 1857 ईस्वी में बरेली विद्रोह का नेता कौन था? 1857 ईस्वी के बरेली विद्रोह का नेता जो थे वो खान बहादुर साहब थे। ये ध्यान रखिएगा, पूछता है ना मेल मिलान करने वाला कि कौन नेता कहाँ का था। रुक जाइए, मैं आपको वही दिखाई देता हूँ, मतलब वही बता देता हूँ कि आपको दिमाग में बना रहा है। एक बार तो ये समझ लीजिए कि ये आपका मैप है, ये वो वही लोकेशंस हैं जहाँ पे विद्रोह 1857 ईस्वी का हुआ था। ठीक है, तो ये है ये जो है ये ढाका है, ढाका वर्तमान में बांग्लादेश है, ये बगल में कलकत्ता है, ये पटना है, इलाहाबाद है, बनारस है, लखनऊ है, कानपुर है, झांसी है, ग्वालियर है, आगरा है, यहाँ बरेली है, ये मेरठ है, ये दिल्ली है, यहाँ अम्बाला है, ये लाहौर है पाकिस्तान में, ऑब्वियसली उस समय भारत में ही था, ये मुल्तान है, ये पेशावर है, यहाँ बम्बई, ये नागपुर है, हैदराबाद है, गोवा है, मैंगलोर है, माहे है, पौंडीचेरी, कराईकल और मद्रास, चेन्नई है। अब इन सारी जगहों पर कोई ना कोई नेता रहा ही होगा, आप निश्चिंत रहिए। तो इसमें कौन कौन आपको याद करना, आपको ये वाला इलाका पूरा याद कर लेना है ठीक से कि इसमें कौन नेता था। बार बार इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसको आपको रट लेना है। पटना, इलाहाबाद, झांसी, जैसे झांसी में कौन था तो झांसी में आपको पता है लक्ष्मीबाई थी। तो ऐसे ही करके पूरा आपको याद कर। दिल्ली में कौन था तो आपको पता है कि वहां पर अंतिम नवाब थे बहादुर शाह जफर, तो वहीं पे थे, उन्हीं के पास में यहाँ से मेरठ से निकल करके गया, दिल्ली पहुंच गया, दिल्ली पर आकर के कहा कि भाई आप बागडोर संभालिए, वो सोचने में टाइम लगा दिया, तब तक अंग्रेज एक्टिव हो गए। तो ये आपको ध्यान रखना है और आपको याद भी रखना है, ठीक है। अच्छा, जो विद्रोह हुआ होगा ना तो स्वाभाविक सी बात है उसको किसी ऑफिसर ने दबाया होगा, जो ऑफिसर उसको दबाया होगा उसका नाम भी सामने में लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कब कहां से कहां तक चला था, लेकिन आपको आइडिया रखना चाहिए कि कब कहां चला था। कई बार पूछ लेता है ये ब्लाइंडली, चूंकि बीपीएससी फैक्ट पूछने में बड़ा एक्सपर्ट है, वो फैक्ट पे ही पूछता है तो इसलिए पूछ लेता है। तो देखिए दिल्ली में कौन था तो खान बहादुर शाह जफर द्वितीय था, उसको बहादुर शाह जफर भी कहते हैं और बहादुर शाह द्वितीय भी कहते हैं। किसने इस विद्रोह को दबाया था तो निकोलसन ने और हडसन ने दबाया था और लॉरेंस ने, तीन लोगों ने मिलकर के इसको मिलकर दबाया था। लखनऊ में कौन था, लखनऊ में बेगम हजरत महल थी। बेगम हजरत महल कौन थी, वहाँ के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, उसकी एक तरह से ये पत्नी तो नहीं थी लेकिन हाँ कह सकते हैं दर्जा वही था, बेगम हजरत महल थी। तो ये जाने से मना कर दी। लखनऊ के जो नवाब थे वाजिद अली शाह वो नाव में बैठ करके गंगा किनारे निकल गए कोलकाता, लेकिन ये महिला नहीं गई, ये लड़ना स्वीकार की, ये लड़ी। तो कॉलिन कैंपबेल जो थे वो उसको दबाया था। कैंपबेल कानपुर में भी दबाया था, ध्यान रखिएगा। कानपुर में कौन था, नाना साहब थे, ये मराठा की तरफ से आए थे, मराठा में थे, आपको बताया था। तो ये नाना साहब थे, इसको किसने दबाया था, कैंपबेल और हेवलॉक ने दबाया था। झांसी में कौन था, रानी लक्ष्मीबाई थी। रानी लक्ष्मीबाई किसने
किसने युद्ध को दबाया था? हीरोज ने दबाया था। हीरोज ने ही कहा था कि ये जो है सोई इकलौती महिला मर्द है। इलाहाबाद में किसने दबाया था? तो लियाकत अली। इलाहाबाद का नेता कौन था? तो लियाकत अली। किसने दबाया था? तो कर्नल नील ने। बनारस इलाहाबाद के पास में पड़ता है, तो वहाँ भी नील पहुँच गया था और उसने वहाँ सेना और जनसाधारण था, कोई स्पेशल व्यक्ति नहीं था कि नाम लिया जाए, लेकिन उसको भी दबाया कर्नल नील ने ही। फिर बिहार में कौन था? बिहार में कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह, विलियम टेलर को इसने, विलियम टेलर ने इनको दबाया था, उन्होंने ही गोली मार दी थी कुंवर सिंह के बाह में, बाह काट कर कुंवर सिंह ने गंगा नदी को प्रभावित कर दिया था। ये वही विलियम टेलर है। कुंवर सिंह से दो बार भिड़ा, 2 बार। कुंवर सिंह निकले जब आरा से, अगर आप बिहार का मैप देखेंगे तो वो आरा होते हुए पहुंच गया था और लखनऊ तक, कानपुर तक पहुंच गया था, लेकिन कानपुर में ये सारे लोग निकल चुक पड़े थे, तो वापस फिर लौट करके कुंवर सिंह आए और उसी चक्कर में गोली लग गई हाथ में, फिर हाथ काट के उनको गंगा में प्रवाहित करना पड़ा और आज जाने के बाद में कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। पंजाब में किसने विद्रोह किया था? तो वहाँ सेना और जनसाधारण ने। दबाया किसने? जॉन लॉरेंस ने दबाया था उसको। ठीक है। फतेहपुर में किसने दबाया, किसने विद्रोह किया था? अजीमुल्लाह ने दबाया था, शुरू किया था। दबाया किसने? जनरल रेनॉल्ड ने दबाया था। फैजाबाद में किसने शुरू किया था? मौलवी अहमदुल्ला ने शुरू किया था। और दबाया किसने? जनरल रेनॉल्ड ने ही दबाया था वहाँ भी। और बरेली में खान बहादुर खां और बख्त खान दोनों ने मिलकर शुरू किया था। दबाया किसने? बिसेंट आयर ने उसको दबाया था। बिसेंट आयर बड़ा खूंखार अंग्रेज अफसर था। अब कुछ स्थानीय नेता हैं, कुछ जगह है वहाँ के कुछ नेता रहे होंगे विद्रोह के समय में, उनका नाम भी आपको जान लेना बहुत जरूरी है। मैं एक बार बता देता हूँ मोटे तौर पर, आप इनको समझ लीजिएगा। ठीक है। मेरठ में कौन था? मेरठ में थे कदम सिंह। हरियाणा में कौन था? राव तुलाराम। सुल्तानपुर में कौन था? शहीद हसन। रामगढ़ में कौन था? रानी अवंतीबाई। गोरखपुर में कौन था? गजाधर सिंह थे। मथुरा में कौन थे? देवी सिंह थे। सतारा में कौन था? रंगो बापूजी गुप्त थे। हैदराबाद में कौन था? सोनाजी पंत थे। कर्नाटक में कौन था? भीमराव मुंडरगी थे। मद्रास में कौन था? गुलाम गौस और शेख इब्राहिम थे। कोयम्बटूर में कौन था? गुलबाग स्वामी थे। केरल में कौन था? विजय कुदारत, कुंजी मामा और मुल्ला सची कुंजी थे। असम में कौन था? मनीराम दत्त। ये प्रश्न पूछा गया, इसको ध्यान रखिएगा। कंदपेश्वर सिंह और पियाली बरुआ जो थे उनके सपोर्टर थे। मणिपुर में कौन था? नरेंद्रजीत सिंह थे। मंदसौर में कौन था? शाहजादा फिरोज शाह थे। कोल्हापुर में कौन था? अनाजी फडणवीस और तान्या मोहिते थे। कश्मीर में कौन था? गुलाब सिंह था। गया में कौन था? हैदर अली और जियोदर सिंह थे। इंदौर में कौन था? शहादत खान जिसको भी बोलते हैं वो भी थे। और भोपाल में कौन था? फाजिल मोहम्मद खान थे। तो इनको अगर आप नहीं भी याद रखेंगे तो एक बार देख लीजिएगा कि मान लीजिए भूले भटके कभी बीपीएससी पूछ ले तो टांग अड़ाने की जरूरत ना पड़े। अगला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है इसका असफल क्यों हुआ था? इसमें सारे ही मान सकते हैं आप। क्यों मान सकते हैं? भारतीय सिपाहियों को उद्देश्य की एकता की कमी थी, उनमें एकता था ही नहीं। ब्रिटिश सरकार का साथ दे दिया भारतीय राजाओं ने, और ब्रिटिश सिपाही अच्छे थे भारतीय सिपाहियों के कंपेयर में। तीनों ही उसमें मूल कारण था। तो कह सकते हैं कि उपयुक्त सभी इसमें आंसर होगा। भारत में शिक्षित मध्यवर्ग कहाँ था? इसने क्या किया? क्या 1857 ईस्वी का विरोध किया, समर्थन किया या तटस्थता बनाए रखी? तो ये सारे के सारे वो लोग थे जो तटस्थता बनाए रखे थे। किसी ने भाग नहीं लिया उसमें, किसी ने सपोर्ट नहीं किया कि हाँ हमको लड़ना है, हमको हमारी आज़ादी की लड़ाई है, हमको भाग लेना चाहिए। ठीक है। 1857 ईस्वी के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 ईस्वी तक का केंद्र कहाँ था? यह प्रश्न कई बार भेष बदल करके पूछता है। सबका आंसर सिर्फ जगदीशपुर होगा, जिसको हम आरा भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। पटना में 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? पटना में 1857 ईस्वी के नेता जो थे वो एक बार मान लिया था राजपूत बाबू कुंवर सिंह। आयोग ने एक बार मान लिया था और एक बार मानने से इनकार कर दिया था। आपके हाथ में है, पटना और आरा की दूरी 50 किलोमीटर की दूरी पर है और आयोग ने ऐसा एक बार मान लिया था, इसलिए मैं आपको आंसर कुंवर सिंह ही लिखने को कहूंगा। आप ध्यान रखिएगा। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जगदीशपुर के राजा वही कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह 2 भाई थे, ये भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के अंग्रेजों का संघर्ष किया था? अंग्रेजों से संघर्ष किया था। चंद्रशेखर आजाद थे क्या 1857 ईस्वी के समय में? ये तो थे ही नहीं। राम प्रसाद बिस्मिल थे क्या? ये भी थे ही नहीं। तो माखनलाल चतुर्वेदी ये भी नहीं थे, ये हिंदी साहित्य के व्यक्ति थे। तो बच कौन गया? ध्यान रख लीजिएगा, आप उसी के अनुसार आपका आंसर बन जाएगा। चलिए, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 इसमें किसने भाग नहीं लिया? कि इसमें से किसने भाग नहीं लिया था आज़ादी की पहली लड़ाई में? देखिए, तात्या तोपे भाग लिया था कि नहीं लिया था? बिल्कुल लिया था। ये लिया था, इतना इस हद तक लिया था कि ये मर मिटने को तैयार था। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई, हीरोज ने इनको मारा था। बहादुर शाह जफर, अभी बताए थे आपको कि इन्हीं के पास में दौड़ करके गए थे लोग कि बागडोर संभालिए, इन्हीं को राजा घोषित किया गया था। किसने भाग नहीं लिया था? भगत सिंह ने नहीं लिया था। तो इन्होंने कब मारा था? भगत सिंह मरे थे 23 मार्च 1931 ईस्वी को, इनको फांसी पर लटका दिया गया था। किस केस में? लाहौर हत्याकांड के लिए लगाया गया था। ध्यान रखिएगा, बम फेंकने के लिए नहीं, लाहौर हत्याकांड के लिए इनको लगाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
1857 में किस नेता के सिर पर 50,000 का इनाम था? ये फैजाबाद का मौलवी था। क्या नाम था उसका? मौलवी अहमदुल्लाह। किसने मारा था इनको? जनरल रेनॉल्ड ने मारा था। ध्यान रखिएगा, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, जनरल रेनॉल्ड ने इनको मार दिया था। रेनॉल्ड कौन था? फैजाबाद का मौलवी मौलवी अहमद उल्लाह। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 ईस्वी के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित था? उसके बाद बना था पील आयोग। पील आयोग ने क्या किया था? संख्याएं कम कर दी थी। 3:2 की संख्या में लोगों की भर्ती करना शुरू कर दिया था। मतलब 5 में से 2 ही लोग जाएंगे, ये ऐसी भर्ती करना शुरू कर दिया था। निम्नलिखित में से कौन 1857 ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? फिर यही वाला सवाल बदल करके आ गया है। आप बताइए कौन सा होगा? आप टिक मार सकते हैं, ऑप्शन कर, अगर आपको लगे तो आपको कमेंट में लिख देना चाहिए, इससे आपकी बढ़ेगी। कौन था? मौलवी अहमद उल्लाह। कौन था ये फैजाबाद का मौलवी था। किसने मारा था? रेनॉल्ड ने इसको मारा था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में किस उर्दू कवि ने देखा था? इसको एक ही व्यक्ति ने देखा था, उसका नाम था गालिब, जो आजकल आपके जुबान पर चलता है। गालिब ने इसको देखा था। गालिब दारू पीता था, सोता था, उसको मतलब ही नहीं था दुनियादारी से। सैनिक विद्रोह का आधुनिक स्वतंत्रता के समय प्रथम प्रयास कहना वस्तुतः अराजकतावाद है। राजनीतिक दृष्टि से यह वस्तुतः पुराने रूढ़िवादी परंपरा का अंतिम प्रयास था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बारे में उपयुक्त कथन किसका है? तो उपयुक्त कथन जो है वो पर्सिवल स्पीयर का है। इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत है नहीं। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास कहाँ था? उनका मूल निवास जो था वो आगरे में था, लेकिन वो दिल्ली में जाकर के बस गए थे, अपने ससुराल में बस गए थे। आगरा आते थे, गधे पे दारू लाद करके ले जाते थे, संपत्ति बेच करके, और वहीं बैठ करके दिन भर पीते थे और शायरी करते थे। आगरा, दिल्ली में। अंग्रेजी भारतीय सेना के चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो इसको खूब गौर से समझ लीजिएगा। इसको शामिल की गई थी दिसंबर 1856 ईस्वी में। ये प्रश्न बीपीएससी ने 3-4 बार पूछा है, 1-2 बार पूछा होता तो हम छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न है कि कुंवर सिंह 1857 ईस्वी के विद्रोह में एक प्रमुख नायक थे और निम्नलिखित में से किससे संबंध है? वो किससे संबंध है? बिहार में। बिहार में कहाँ? आरा में। 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? किसने बनाया था? नया नया बन करके आया था लॉर्ड कैनिंग, वही बनाया था उसने। वेलेस्ली, कार्नवालिस, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक के बारे में बता चुके हैं, कार्नवालिस के बारे में थोड़ा बता देते हैं आपको। कार्नवालिस जो था वो भारत में 2 बार वायसराय बन करके आया था। पहली बार कब आया था? एक तो 1786 से 1793 होगा, हाँ 93 तक था। और दूसरा वो फिर से बन करके आया 1805 ईस्वी में, मर गया यहीं पर, कार्नवालिस यहीं पर। इसकी जो 3 बातें हैं ना वो बहुत ध्यान से सुनिएगा, ध्यान के रखने वाली है। पहला कौन सा? पहला, इसने रैयतवाड़ी व्यवस्था लगाया। दूसरा, इसने महालवाड़ी व्यवस्था लगाया। ठीक है, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी। और तीसरा कौन है? जमींदारी। जमींदारी में जमींदारी कितने % क्षेत्रफल पर लगाया गया ये बता देते हैं। 19% क्षेत्रफल पर लगाया गया। ठीक है, इसको 2 लोगों ने मिलकर बनाया था। एक तो जॉन सोर ने मिलकर बनाया था, एक इस कार्नवालिस ने खुद ही बनाया था। दूसरा, रैयतवाड़ी जो 51% क्षेत्रफल पर लगाया गया था, वो उसमें भी 2 लोग थे, एक रीड, एक थॉमस मुनरो, 2 लोग थे उसमें रैयतवाड़ी में। और महालवाड़ी में 30% लोग भूमि पर लगाया गया था। किस किसने बनाया था? एक हाल्ट मैकेंजी नाम का व्यक्ति था, उसने बनाया था, हाल्ट मैकेंजी ने 30%, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद इसने भारत में नागरिक सेवा का जनक किसको कहा जाता है? कार्नवालिस का, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं वेलेस्ली पर कि वेलेस्ली ने क्या किया था। तो जब ये कार्नवालिस चला गया 1793 ईस्वी में, तब एक व्यक्ति बन करके आया, उसको बोलते हैं सर जॉन सोर। वो 5 साल था, कब? 1793 से 1798 ईस्वी तक। 1798 ईस्वी में जब सोर चला गया तो 1798 ईस्वी में इसी वेलेस्ली को बना करके भेजा गया। और इस वेलेस्ली ने आते आते सबसे पहले सहायक संधि शुरू किया। इसने कौन सा शुरू किया? सहायक संधि। ये ध्यान रखिएगा, सहायक संधि से अंग्रेजों का झंडा पताका आसमान में आ गया। सबसे पहले हैदराबाद ने माना सहायक संधि, कब? 1798 ईस्वी में आते आते उसने शुरू किया। फिर मैसूर, फिर तंजौर, फिर अवध, फिर पेशवा, फिर बरार और भोसले, फिर सिंधिया और अन्य सहायक संधि करने वाले राज्य जिसमें जोधपुर, जयपुर, मछेड़ी, बूंदी, भरतपुर, ये सब शामिल थे। एक राज्य नहीं था उसमें, वो कौन था? वो था इंदौर। इंदौर उस सहायक संधि में शामिल नहीं हुआ था, उससे बाहर रहने का फैसला लिया था और बाहर ही था।
ठीक है। इसी के समय में टीपू सुल्तान को मारा गया था, लॉर्ड वेलेस्ली के समय में ही अंगल मैसूर युद्ध चल रहा था, उसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी उसी युद्ध के समय में। और इसी के समय में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुआ था। फोर्ट विलियम कॉलेज के समय कॉलेज की स्थापना हुई थी, जिसमें जो लोग नागरिक सेवा में, जिसको अभी सिविल सर्विस कहते हैं, उस समय नागरिक सेवा हुआ था, तो नागरिक सेवा में लोग चयन होते थे, उसी में ट्रेनिंग लेते थे, इसी के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना हुआ था। क्लियर है। अगला प्रश्न है कि उसके मित्र ने धोखा दिया था और उसको मार दिया था। मित्र ने धोखा देकर के मारने का काम किसको किया था? तात्या तोपे को किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 ईस्वी के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? कौन सा क्षेत्र प्रभावित नहीं होगा? वही क्षेत्र प्रभावित नहीं होगा जो राजपूताना होगा। कौन सा? चित्तौड़। जगदीशपुर में तो थे ही, लखनऊ में भी था, झांसी में भी थी, सब बताई दी आपको। जनरल विडहम को 1857 ईस्वी के विद्रोही सैनिकों ने कहाँ पराजित किया था? कहाँ पे ये लड़के हारे? उसको सब हरा दिया था कानपुर के निकट। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से असम में 1857 ईस्वी के क्रांति का नेतृत्व करता था? कौन सा था? दीवान मनीराम दत्त थे 1857 ईस्वी के क्रांति के वहां पे निर्णय। अगला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी में स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। कहाँ है? वाराणसी में है। कौन सा घाट है? मणिकर्णिका घाट है, उसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी, कौन सी थी? वही थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किला पहुंचना, वो उनका पहली घटना थी। 1857 ईस्वी का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? लखनऊ में कौन थी? लखनऊ में बेगम ऑफ अवध, जिसको हम हजरत महल कहते हैं, वही थी। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या तोपे था नाना साहब का कमांडर इन चीफ। अगला प्रश्न है कि जगदीशपुर में किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? आप सबको पता है किसने किया था? जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने किया था। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा है, किसने, कौन कहा है? बी.डी. सावरकर ने कहा है। बाकी सब ने क्या कहा है आपको बताया है वीडियो, आप एक बार पॉज करके देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? मतलब किसको वहां पे गोली मार दी? तो किसने अपना जीवन खोया था? एक तो ये जनरल जॉन निकलसन, नहीं ये नहीं थे, मेजर हैवलॉक, नील और लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस, ये लोग थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। किन प्रांतों से? एक तो गोरखा से चयन किया, फिर सिखों से चयन किया और पंजाब के उत्तरी प्रांत से किया। बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार तो छोड़ ही दिया उसने। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब कर दी थी? उन्होंने ब्रिटिश ताज में लेने की घोषणा जो है वो 1 नवंबर 1858 ईस्वी को कर दी थी। भारतीय भाषा में 1857 ईस्वी के विप्लव के कारणों का लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो प्रथम भारतीय सर सैयद अहमद खां थे, जो कि भारतीय भाषा में इसको लिख करके लाए थे। अगला प्रश्न है कि मंगल पांडे के विप्लव से जुड़े थे। कहाँ के विप्लव से जुड़े थे ये मंगल पांडे? बताइए। मंगल पांडे जो है वो बैरकपुर की छावनी से जुड़े थे। बैरकपुर कलकत्ता में था। वह महिला जिसने अवध में 1857 ईस्वी क्रांति का नेतृत्व किया था, कौन था? अवध में करने वाली कौन थी? बेगम हजरत महल थी। लक्ष्मीबाई कहाँ थी? लक्ष्मीबाई वहाँ थी, कहाँ? ग्वालियर में। अहिल्याबाई, और अहिल्याबाई वैसे इंदौर की हैं, होलकर फैमिली से आती हैं, और अरुणा आसफ अली जो थी वो स्वतंत्रता संग्राम की मतलब फ्रीडम फाइटर हैं, तो इनका 1857 की क्रांति से कोई संबंध नहीं है। 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? कौन सी एक अवधारणा सही है आपको इसमें बताना है। करके भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया है। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम कहा है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। ये सही है, सिर्फ यही सही है, अवधारणा सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? बताया था आपको, ग्वालियर के सिंधिया ने की थी। इंदौर के होलकर नहीं किए थे, होलकर यानी होलकर नहीं किए थे। इसमें मिलान करना है, एक बार आप मिलान कर लीजिए, देखिए कौन सा है। झांसी में कौन है? रानी लक्ष्मीबाई, यानी एक अपर। इसमें ट्रिक होता है, टेक्निक होता है, कैसे पकड़ेंगे वो देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको इसमें 2 ही याद है, कोई भी 2, तो मान लीजिए कह रहा है झांसी में कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। तो A का 4 हो रहा है, कौन सा हो रहा है? ऑप्शन 2 ही बच रहे हैं, A और B 2 ही बच रहे हैं, ये दोनों कट गए। एक मिनट रुकिए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आपको ये समझ में आ जाएगा कि ऐसे प्रश्न बहुत आसान होते हैं, बनाना कैसे होता है। अब देखिए, फैजाबाद में बताया था आपको कि फैजाबाद में कौन था? मौलवी अहमद शाह था, मौलवी अहमदुल्लाह शाह, वही था।
ये है डी का 1 है। अब डी का 1 कहाँ मैच कर रहा है, देखिए डी का 1 फिर इन दोनों में मैच कर गया, यानी यही दोनों ऑप्शन है, यानी अब इन दोनों में किसी एक को पकड़ना पड़ेगा। तो लखनऊ में कौन थी, बेगम हजरत महल, यानी बी का 3 हो रहा है। तो बी का 3 कौन है, पहला ऑप्शन हो रहा है, ये यहीं पे कट गया, यानी कि आंसर कौन सा होगा इसका, ए होगा। तो ये इसको टेक्निक से पकड़ना होता है, इसके लिए बहुत इस तरह का अगर प्रश्न पूछा है तो आप बल्ले बल्ले बनाइए कि इसमें गलत होने की संभावना बिल्कुल नहीं होगी, एकदम आसानी से उसको पकड़ लीजिएगा। ठीक है, कह रहे कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था, उसमें सरकारी इतिहासकार थे एस एन सेन। पहले आरसी मजूमदार को कहा गया था, इन्होंने मना कर दिया तो एस एन सेन ने ले लिया, लेकिन बी डी सावरकर ने इसको सबसे पहले राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहा है, ध्यान रखिएगा। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम है, न राष्ट्रीय है और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसका है, तो यह कथन आरसी मजूमदार का है, जो कि सरकारी बनते बनते बच गए थे। 1857 ईस्वी के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में किसका वास्तविक नाम रामचंद्र राम पांडुरंग था, किसका नाम था, तात्या तोपे का नाम था। निम्नलिखित, जो कि नाना साहब के सलाहकार थे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति का केंद्र नहीं था, तो ये जयपुर राजस्थान का केंद्र नहीं था। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे, किसके सलाहकार थे, ये नाना साहब के सलाहकार थे। अजीमुल्ला खां कुछ दिन के लिए थे, फिर छोड़ दिए। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि जो है वो ग्वालियर में स्थित है, ध्यान रखिएगा। मंगल पांडे ग्वालियर में है, ध्यान रखिएगा, झांसी की रानी थी लेकिन मरी थी ग्वालियर में, इसलिए ग्वालियर में इनकी समाधि बनाई गई है। ठीक है, मंगल पांडे सिपाही था, कहाँ का सिपाही था, मंगल पांडे सिपाही था 34V नेटिव इन्फेंट्री का। याद रखिएगा, ये संख्या कई बार कंफ्यूज कर देता है इंसान, तो 34V मतलब 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का ये कमांडर थे ये। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था, उस समय ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर हैरसे था, इसी को गोली मार के भागा था उन्होंने। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 ईस्वी का उद्देश्य क्या था, पहला, भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने में किसी भी विचार का परित्याग करना, पहला है। दूसरा ऑप्शन, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, दूसरा ऑप्शन है। और तीसरा ऑप्शन कौन सा है, तीसरा ऑप्शन है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विनियमन करना। इसका आंसर कौन सा होगा, 1 और 2 ये दोनों था, तीसरा नहीं था। अगला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के विप्लव के नायक है और उनके कार्यक्षेत्र को सुमिलित करना है, बताना है आपको कौन कौन सा है। देखिए फिर वही ट्रिक लगाइए इसमें। कुंवर सिंह कहाँ के थे, सी, कुंवर सिंह थे आरा के, तो सी का थर्ड होगा। सी का थर्ड इसमें कौन सा हो रहा है, ये हो रहा है। कुछ नहीं करना, अगर नहीं याद है ना आपका आंसर सीधे यही बनेगा। कौन सा बनेगा, 63 का सी बनेगा। मिला लेते हैं वैसे। बख्त खां कहाँ के थे, बख्त खां दिल्ली के थे, सलाहकार थे बहादुर शाह जफर खां के। ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला कहाँ था, मौलवी अहमदुल्ला था वो अवध का था, जिसको फैजाबाद कहते हैं। कुंवर सिंह कहाँ के थे, आरा के थे। और नाना साहब कहाँ के थे, कानपुर के थे। समझ में आ गया, ऐसा ही बनाना है इसको, बहुत तनाव नहीं लेना है इसमें। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था, किसने दिया था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम, ये बी डी सावरकर ने दिया था। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 ईस्वी के विद्रोह से नहीं जुड़ा हुआ है, इसमें कौन 1857 ईस्वी की क्रांति में नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसमें सेंट लेंगर ये भी नहीं था, कर्नल गिब्स ये भी नहीं था, कर्नल वेलेस ये भी नहीं था, उपयुक्त में से कोई नहीं है इसमें। 1857 ईस्वी के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी, सर्वाधिक संख्या जो थी वो अवध से थी, अवध के लोग ही जाकर के रहते थे। अवध आज का समझ लीजिए लखनऊ वाला इलाका और बिहार का पूर्वी भाग वाला पूरा इलाका, पूर्वी भाग क्या पूर्वी भाग कर रहे हैं, पश्चिमी भाग वाला पूरा इलाका, रोहतास, कैमूर, आरा, बक्सर सब के सब। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 ईस्वी के संग्राम का नेता था, इलाहाबाद में बताइए, इलाहाबाद में कौन था, मौलवी लियाकत अली खान वहाँ थे। लखनऊ में 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था, लखनऊ में हजरत महल ने किया था। कौन थी, वाजिद अली शाह की एक तरह से गर्लफ्रेंड थी। 1857 ईस्वी के संग्राम में निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था, सबसे पहले कौन जीता था, तो सबसे पहले जीता था उसने दिल्ली को, दिल्ली को ही हारा था सबसे पहले और दिल्ली को ही फिर जीत भी लिया। स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई साखाराम गणेश देवस्कर की पुस्तक दशेर कथा, ध्यान रखिएगा एक बार बीपीएससी ने सिर्फ यही पूछ लिया था कि दशेर कथा का लेखक कौन है, तो साखाराम देवस्कर है, इसको मैं गोल घेर दे रहा हूँ, इसको ध्यान में रहेगा। संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, अगर पीवाईक्यू पढ़ेंगे तो उसमें आप प्रश्न ही मिलेगा कि दशेर कथा के लेखक कौन है, साखाराम देवस्कर। तो कह रहा है कि इस विचार कीजिए, इस पर क्या विचार करना है, इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी। ठीक है, दूसरा, इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटक तथा लोकगीतों को प्रेरित किया। देवस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाली क्षेत्र में विशिष्ट संदर्भ में किया गया था। इसका पहला 1 और 2 आंसर होगा, इसका आंसर ए होगा। ठीक है, 1857 ईस्वी में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था, बरेली में क्रांति का नेता कौन था, बहुत बेसिक सा सवाल है। खान बहादुर खां थे बरेली में नेता। हजरत महल कहाँ थी, अवध में थी। नाना साहब कहाँ थे और कुंवर सिंह कहाँ थे, ये आप बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन एक 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्थान और विद्रोह का आरंभ सही सुमेलित नहीं है, कहाँ सही सुमेलित नहीं है, देख लीजिए।
लखनऊ में 4 जून को शुरू हुआ था, 4 जून 1857 को, बिल्कुल सही है। बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को शुरू हुआ था, ये भी सही है। मेरठ में कब हुआ था? 10 मई 1857 को, ये भी सही है। झांसी में कब हुआ था? झांसी में 11 मई 1857 को नहीं हुआ था, ये गलत है, इसको आप समझ लीजिएगा एक बार में। ठीक है। 73 पर 1857 ईस्वी के विद्रोह के विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, सही था, सही बात है, ये थी उनकी। विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम और विचारधारा नहीं था, ये भी सही बात है। समाज के सभी वर्गों के समर्थन का भाव था, तीनों सही था, यानी उपयुक्त में से सभी, इसका आंसर सही होगा। तो क्लियर है। अब आइए कुछ उन चीजों को देख लेते हैं जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? कौन था ब्रिटिश प्रधानमंत्री? विस्काउंट पामस्टन थे। क्या साल थे इनका? 1855 से 1858 ईस्वी तक। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ये डलहौजी में शुरू हुआ था, कैनिंग इसमें उलझ गया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्र संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? बी.डी. सावरकर ने दी थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. थेन थे। मिलने वाला था आर.सी. मजूमदार का, पा गए ये थे। किसने कहा था कि गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था? डॉक्टर एस.एन. सेन ने कहा था ये बात। किसने कहा था कि 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में थी? आर.सी. मजूमदार और एस.एन. सेन दोनों ने मिलकर कहा था। द ग्रेट रिबेलियन नामक पुस्तक किसने लिखी? अशोक मेहता ने लिखी। इसको रट जाइएगा, ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता ने लिखी थी। ठीक है। बी.डी. सावरकर का कथन 1857 ईस्वी का विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, इसको कौन स्वीकार करता है? जो कांग्रेस का अध्यक्ष भी बना, ये पट्टाभी सीतारमैया थी। मतलब साथ में दोनों का लय मिलता है कि हाँ, इसको मान लेना चाहिए। इंग्लैंड में किस समकालीन नेता ने हाउस ऑफ कॉमन्स में 1857 ईस्वी में विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 ईस्वी के लेखक कौन है? बी.डी. सावरकर है। इस पुस्तक को रट जाइएगा, क्योंकि इस पुस्तक आपको पता नहीं है कब पूछ लिया जाए। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ठीक है। किस प्रमुख इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को सामंती क्षोभ कहा था? डॉक्टर एस.बी. चौधरी ने कहा था। और भारतीय भाषा में 1857 ईस्वी के विद्रोह के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सैयद अहमद खां था। इसने असबाब बगावत हिंद नाम का एक मैगजीन निकाला था, उसमें इन्होंने ये बात लिखी थी। लखनऊ में 4 जून 1857 ईस्वी में, जो कि 30 मई 1857 एनसीईआरटी में छपा है, इसके विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? हजरत महल ने किया था। लखनऊ में विद्रोह को किस अंग्रेज अधिकारी ने दबाया था? कैम्पबेल ने दबाया था। ठीक है। कानपुर में नाना साहब की सहायता किसने की थी? तात्या तोपे और अजीमुल्ला खान ने किया था। सती चौरा एवं बीबी घर कांड का संबंध किससे है? 1857 ईस्वी के विद्रोह से इसका संबंध है। इलाहाबाद में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? मौलवी लियाकत अली ने किया था। थोड़ा पेन पतला कर लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई को किसने पराजित किया था? ह्यूरोज ने पराजित किया था। झांसी के विद्रोह का प्रारंभिक नेतृत्व किसने किया था? काले खान ने किया था। खान बहादुर खान ने कहाँ के विद्रोह का नेतृत्व किया था? बरेली का किया था। कुंवर सिंह द्वारा आरंभ किए गए जगदीशपुर के विद्रोह का दमन किसने किया था? विलियम टेलर और मेजर विसेंट ने किया था। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद बिहार के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? उनके भाई अमर सिंह ने किया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह का आरंभ कहाँ और किसने किया था? 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने किया था। मंगल पांडे ने किन अधिकारियों को गोली मार दी थी? ह्यूरसन और लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार दिया था। मंगल पांडे कहाँ के निवासी थे? गाजीपुर बलिया के निवासी थे। ठीक है। मेरठ छावनी, इसीलिए बलिया को बागी बलिया भी कहा जाता है। मेरठ छावनी में 1857 ईस्वी का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? 10 मई को प्रारंभ हुआ था। और 12 मई 1857 ईस्वी को दिल्ली का सम्राट किसे घोषित कर दिया गया था? मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को कर दिया गया था, जिसको जफर भी कहते हैं। रामचंद्र पांडुरंग स्वतंत्रता सेनानी का उपनाम है, तात्या तोपे का नाम है। मुगल सेना का प्रमुख कौन था? बख्त खां या खान बहादुर खां था, उनका मैनेजर था। ठीक है। दिल्ली के विद्रोह को दबाने के लिए किससे मदद ली गई थी? कश्मीर से मदद ली गई, पटियाला के राजा से लिया गया, नाभा और जिंद के राजाओं से भी मदद ली गई थी। हर्षन ने किसकी मदद से बहादुर शाह द्वितीय को बंदी बना लिया था? मिर्जा इलाही बख्श, इसके मदद से बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया था। और दिल्ली संघर्ष की भयंकरता को नादिर शाह के आक्रमण से भी अधिक भयंकर किसने बताया था? तो बंबई के गवर्नर एलिफिस्टन ने उसको बहुत आक्रामक बताया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह कुंवर सिंह को कहा जाता है। जनरल विडहम को 1857 ईस्वी में विद्रोही सैनिकों ने कहाँ पराजित किया था? कानपुर के निकट। असम में 1857 ईस्वी का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मनीराम दत्त और कंदपेश्वर ने किया था। उड़ीसा में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह किसने किया था? संबलपुर के राजकुमार सुरेंद्र शाही और उज्ज्वल शाही ने किया था। राधे कृष्ण दंडसेन के नेतृत्व में 1857 ईस्वी का विद्रोह कहाँ हुआ था? गंजाम, जो कि उड़ीसा में है, वहाँ हुआ था। राजा प्रताप सिंह और भाई वीर सिंह किस विद्रोह से संबंधित है? ये 1857 ईस्वी के विद्रोह से संबंधित है, जो कि कुल्लू की पहाड़ियों में रहते थे। राजस्थान के कोटा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जयदयाल और हरदयाल ने किया था। महाराष्ट्र में 1857 ईस्वी के विद्रोह के लिए किसने आम व्यक्तियों की सेना बनाई थी? रंगोजी बापू ने बनाई थी।
अरुणागिरी और कृष्णा में कहाँ के विद्रोह का नेतृत्व किया था? ये 1857 ईस्वी के मद्रास में नेतृत्व किया था। मध्य प्रदेश के मंदसौर में विद्रोह का झंडा किसने बुलंद किया था? शाहजादा फिरोज शाह ने किया था। कौन सा ऐसा देसी राज्य था जिसे अंग्रेज ने उसके प्रदेश तथा पेंशन से वंचित नहीं किया था? ग्वालियर था। क्यों? क्योंकि ग्वालियर उसके दोस्त थे। फैजाबाद में विद्रोह का नेता मौलवी अहमदुल्लाह मूलतः कहाँ का निवासी था? वो तमिलनाडु का अरकटा का निवासी था और आके यहाँ रहता था फैजाबाद में। 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम के किस योद्धा को भारत का गैरिबाल्डी की उपमा दी जाती है? तात्या तोपे को दी जाती है। गैरिबाल्डी कौन था? गैरिबाल्डी जो है वो थिंकर है। गैरिबाल्डी कहता है किस क्रांति में 1857 ईस्वी की क्रांति का पूर्वाभ्यास कहा जाता है? ये 1806 ईस्वी में बेल्लौर की क्रांति का नेतृत्व बलवंत राव फड़के ने किया था, उसी का इस पूर्वाभ्यास है। मैंने आपको बताया था कि इसी क्रांति में जो वायसराय का आया था उसने तिलक लगाने से मना कर दिया था और तिलक लगाने के मना करने की वजह से फिर वो यहाँ से चला गया था। काजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट किसकी कृति है? ये सर सैयद अहमद खान की कृति है। सामान्य भर्ती अधिनियम का कब और किसके समय पारित किया गया था? ये 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के समय पारित किया गया था। मंगल पांडे ने 1857 ईस्वी के विद्रोह की पहली गोली कहाँ और कब चलाई थी? 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर में चलाई थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए किस भारतीय ने अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की थी? सर सैयद अहमद खान ने की थी। इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन हाईकोर्ट एक्ट तथा इंडियन सिविल सर्विस एक्ट किसके शासनकाल में कब पारित किया गया था? वायसराय कैनिंग था। पारित करने का समय था 1861। क्लियर है? तात्या तोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी था। 1857 ईस्वी का विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से प्रारंभ हुआ था। कितने दिन को? 10 मई 1857 ईस्वी को हुआ था। बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था बिहार में इसका विद्रोह। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या तोपे था। 1857 ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेज व जोधपुर की संयुक्त सेना को परास्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? अहुआ के ठाकुर कुशल सिंह थे। असम के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दीवान मनीराम दत्त ने किया था। और रानी लक्ष्मीबाई किस अंग्रेज से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी? जनरल ह्यूरोज। वीरांगना का जन्म स्थान कहाँ था? वीरांगना का जन्म स्थान बनारस है, मणिकर्णिका घाट इनके नाम पर है। लखनऊ में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरतमाल ने किया था। पति का नाम कौन था? वाजिद अली शाह था। कहाँ चले गए थे? भागकर चले गए थे कलकत्ता। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किस व्यक्ति पर अंग्रेज ने 50,000 का इनाम रखा था? मौलवी अहमदुल्लाह पर रखा था। कहाँ के शासक थे? फैजाबाद के थे। किस उर्दू कवि ने दिल्ली में 1857 ईस्वी के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था? गालिब ने देखा था। अंतिम मुगल बादशाह को किस बेगम के साथ रंगून निर्वासित कर दिया गया था? बेगम जिन्नत महल को। नहीं, मर गए थे दोनों। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ने किस स्थान को अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? इलाहाबाद को बनाया था। कौन सा ब्रिटिश अधिकारी था जिसकी मृत्यु लखनऊ में हुई थी? हेनरी लॉरेंस, हैवलॉक और नील, तीनों लोग मर गए थे। दिल्ली में विद्रोह का दमन किस अंग्रेज ने किया था? हडसन ने किया था, इसलिए हडसन मार्ग रखा गया वहाँ पे। 1857 ईस्वी में इलाहाबाद के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली ने किया था। झांसी में सिपाहियों और अफसरों को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए किस व्यक्ति ने उकसाया था? लक्ष्मण राव ने उकसाया था। और 1857 ईस्वी के विद्रोह में वह कौन नेता थे जिन्होंने अंग्रेजों के दौरान फ्रांस के नेपोलियन तृतीय को 3 पत्र भेजे थे? नाना साहब ने भेजा था। सुना नहीं था लेकिन नेपोलियन तृतीय ने। बहादुर शाह द्वितीय का सबसे अधिक विश्वसनीय परामर्शदाता हकीम एहसान उल्लाह था। कानपुर की वह नर्तकी जिसने 1857 ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेजों से लोहा लिया था? अजीजन बाई थी। अजीजन बाई कौन थी? हजरत महल की बहुत अच्छी दोस्त थी। 1857 ईस्वी के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की संख्या सर्वाधिक कहाँ से थी? अवध से थी। सबसे अधिक सिपाही अवध से भर्ती हुए। अगला प्रश्न है कि मुगल सम्राट ब्रिटिश संरक्षण में कब आ गए थे? 1803 ईस्वी में आ गए थे। अकबर द्वितीय के दरबार में बराबरी के स्तर पर मिलने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? लॉर्ड एमहर्स्ट था 1823 ईस्वी में। इसकी कहानी अलग है, बताएंगे। मुगल सम्राट बहादुर शाह को किस गवर्नर जनरल ने भेंट देनी बंद कर दी थी और सिक्कों पर उसका नाम हटा दिया था? तो लॉर्ड एलन बरो था वो व्यक्ति। मुगल शासक को सम्राट की उपाधि से वंचित किसने कर दिया था? लॉर्ड कैनिंग ने कर दिया था। 1854 ईस्वी में इनाम कमीशन इसलिए गठित की गई थी कि जागीरों की जांच करने के लिए कि किसके पास कितनी संपत्ति है, खास करके मुगलों के पास में, मुगलों के वंशों के पास में। धार्मिक अयोग्यता अधिनियम या लेक्स लोकी कानून कब पारित किया गया था? 1850 ईस्वी में किया गया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के छोटे जमींदारों को भी विशेष भूमिका रही थी। क्यों? क्योंकि इनाम और माफी की जमीन सरकार द्वारा जब्त करने के कारण उनकी विशेष भूमिका थी। अवध को चीफ कमिश्नरी बनाए जाने के बाद वहां का प्रथम कमिश्नर कौन बना था? हेनरी लॉरेंस ने बना था। बहुत सही आदमी था। डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा का निषेध करते हुए सर्वप्रथम किस राज्य को निशाना बनाया? सतारा। साल कौन सा था? 1848। 1806 ईस्वी में हुए वेल्लोर विद्रोह का कारण क्या था? धार्मिक कारण था।
था। 1854 ईस्वी का डॉक अधिनियम किसके समय पारित हुआ और किसके समय में सैनिकों को दी जाने वाली निःशुल्क डाक सुविधा समाप्त कर दी गई थी? डलहौजी के समय में पारित किया गया था और कैनिंग के समय में समाप्त कर दिया गया। भारत पर हमारे अधिकार का अंतिम उद्देश्य देश को ईसाई बनाना है। यह कथन किसका है? ये मेजर एडवर्ड का कथन है। वो इसका चाहता था धर्म परिवर्तन कराना लोगों का। भारतीय सैनिकों को किसने भाड़े का सैनिक कहा था? चार्ल्स नेपियर ने भारतीय सैनिकों को भाड़े का सैनिक कहा। 1857 ईस्वी क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य की नीति था। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह था। लॉर्ड डलहौजी का वह कौन सा कदम था जो विद्रोह के लिए विस्फोटक पदार्थ सिद्ध हुआ? वो व्यापकता का सिद्धांत था जो कि फट गया। उत्तर प्रदेश में 1857 ईस्वी के विद्रोह में अधिकांश सैनिक नेता किस वर्ग से संबंधित थे? वो भूस्वामी वर्ग से थे। राइफल एनफील्ड का प्रयोग कहाँ करने का निश्चय किया गया था? दमदम में, अंबाला में और सियालकोट में। वहीं पे इसको मतलब प्रयोग करने की बात हुई थी। थोड़े से भी देख लीजिए। करें कि तत्कालीन भारत सचिव अर्ल स्टेनले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को 1857 ईस्वी की घटनाओं पर रिपोर्ट देते हुए सर्वप्रथम इसे सिपाही विद्रोह का नाम दिया था। एक एक लाइन कीमती है। स्टेनले ने इस विचार की नकल अन्य लेखकों और इतिहासकारों ने की है। प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को आगरा में हुआ था। उनकी मृत्यु 15 फरवरी 1869 ईस्वी को दिल्ली में हुई। 1857 ईस्वी के विद्रोह को गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। 1857 ईस्वी के विद्रोह में व्यापारी वर्ग, जिसको हम साहूकार कहते हैं, शिक्षित वर्ग जिसमें उच्च शिक्षा तथा मध्यम वर्ग के आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने वाले लोग थे, तथा कुछ अंग्रेजी शासन समर्थक भारतीय शासकों ने भाग नहीं लिया था। फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व तो मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया। मौलवी अहमदुल्ला मूलतः तमिलनाडु जो कि अर्काट में है वहाँ के रहने वाले थे, किंतु फैजाबाद में आकर बस गए थे। वह अंग्रेजों में सबसे कट्टर दुश्मन थे। ग्वालियर का सिंधिया राजवंश और हैदराबाद के निजाम ने 1857 ईस्वी के एक विद्रोह में अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता की थी। सिंधिया ने राजभक्ति के संबंध में कैनिंग ने कहा था, क्या कहा था? यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाएं तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। ग्वालियर का मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद का मंत्री सलार जंग ने अंग्रेजों की स्वामी भक्ति का खुलकर प्रदर्शन किया था। बिहार का मुंगेर क्षेत्र और राजस्थान का चित्तौड़गढ़ 1857 ईस्वी के विद्रोह से अप्रभावित था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय में बैरकपुर जो कि मुर्शिदाबाद और बंगाल है, उसमें ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर सर जॉन बेनेट हैरिस था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। अवध की राजधानी लखनऊ में 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान अंग्रेज रेजिडेंसी की सुरक्षा करते हुए सर हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हॉलॉक तथा जनरल नील की मृत्यु हो गई थी। जनरल जॉन निकॉल्सन की मृत्यु दिल्ली में हुई थी। और 1857 ईस्वी में भारतीय स्वाधीनता संग्राम के सरकारी इतिहासकार कौन? सुरेंद्र नाथ सेन यानी कि यशवंत सेन, जिनकी पुस्तक 1957 में प्रकाशित हुई थी। कौन सी पुस्तक है? 1857 माने पुस्तक का नाम है 1857 और प्रकाशित कब हुई थी? 1957 में, याद रखिएगा। अजीमुल्ला ने बिठूर में नाना साहब के साथ मिलकर के विद्रोह की योजना को अंतिम रूप देते हुए 31 मई 1857 ईस्वी को क्रांति का दिन निश्चय किया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह में बहादुर शाह ने अंततः हुमायूं के मकबरे में शरण लिया। लेफ्टिनेंट हडसन ने उसको वहां से भी गिरफ्तार कर लिया। वहीं पर लेफ्टिनेंट हडसन ने बहादुर शाह द्वितीय के दो पुत्र, जिसका नाम मिर्जा मुगल था और मिर्जा ख्वाजा सुल्तान था, और एक पौत्र जिसका नाम मिर्जा अबू बकर था, गोली मार दिया था वहीं पर हुमायूं के मकबरे पे ही। हुमायूं रोता होगा यार अंदर की, पोते पड़पोते का क्या हाल हो गया। कैप्टन गार्डन एक ऐसा अंग्रेज था जिसने 1857 ईस्वी क्रांतिकारियों में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था। यह मंगल पांडे का मित्र भी था। 6 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे के कोर्ट मार्शल की अध्यक्षता 34वीं रेजिमेंट के मेजर जवाहरलाल तिवारी ने इनके अंग्रेजों की ओर से कैप्टन जीसी हैच और अभियोक्ता एजी व्हीलर तथा जेम्स वालिंग सहित 14 भारतीय सूबेदार को मेजर शामिल थे। सखाराम देवस्कर ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रीय चेतना और उत्साह को जागृत करने के उद्देश्य से द शेर कथा नामक पुस्तक की रचना की है। इस पुस्तक को उन्होंने स्वदेशी नुक्कड़ नाटक तथा लोकगीतों के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया है। 1857 ईस्वी के विद्रोह में दंडित अंतिम जीवित व्यक्ति का क्या नाम था जिसे 1907 ईस्वी में मुक्त किया गया? उसका नाम मुसाई सिंह था। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 ईस्वी की थी। भारतीय सेना में नौ गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? पील आयोग ने। 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल था? योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। सैनिक भर्ती और प्रशिक्षण हेतु किस कमीशन का गठन किया गया था? रॉयल कमीशन का। भारतीय जनता का मैग्ना कार्टा महान अधिकार पत्र किसे कहा गया? महारानी विक्टोरिया के 1858
1858 ईस्वी के घोषणा पत्र को कहा गया। यह किसने कहा था कि मैं चाहता हूं कि अंग्रेजों की नई पीढ़ी भारतीय विद्रोह के इतिहास को पढ़े, इसका मनन करे, कि तमाम शिक्षाओं और चेतावनियों से भरा है। ये कौन है? लॉर्ड क्रोमर है जिसने ये बात कहा था। अब एक शब्द आपको बार बार परेशान करेगा, वो शब्द है श्वेत विद्रोह, व्हाइट म्यूनिटी। ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने से ब्रिटिश क्राउन की शक्ति हस्तांतरण के बाद में कंपनी के अधीन नियोजित सैनिकों के एक वर्ग ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इस विद्रोह के कई कारण थे, जैसे कंपनी के सैनिकों को भारत से बाहर के अभियानों में भाग लेने के अतिरिक्त भत्ता दिया जाता था। शक्ति हस्तांतरण के बाद यह भत्ता बंद कर दिया गया। दूसरा, शक्ति हस्तांतरण को लेकर के लॉर्ड कैनिंग द्वारा की गई कानून की वैधानिक व्याख्या ने भी सैनिकों के भावनाओं को उल्लिखित कर दिया था। उक्त के अलावा सैनिकों की मांगों में बोनस को सूचीबद्ध करना अथवा कार्यमुक्त किया जाना था विद्रोह का एक प्रमुख कारण भी था। उक्त परिप्रेक्ष्य में सरकार ने इस विद्रोह को पहले से दयनीय ब्रिटिश स्थिति के लिए एक शक्तिशाली खतरे के रूप में महसूस किया। सरकार ने समग्रता से विचारोपरांत सैनिकों के मांगों को स्वीकार कर लिया और विद्रोह फिर खत्म हो गया। अंतिम है, इसको देख लीजिए, पील आयोग क्या था, जो सरकार ने बाद में बनाया था। 1857 ईस्वी के पूर्वोत्तर स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश सरकार ने सैन्य व्यवस्था के परिवर्तन लाने का प्रयास किया। उसके लिए उसने जुलाई 1858 ईस्वी में मेजर जनरल जोनाथन पील की अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन का गठन किया था और उसमें ये मतलब सिफारिश किया था उसने कि रेजिमेंट की स्थापना का आधार जाति, समुदाय तथा धर्म को बनाया गया, जो कि विभाजन और प्रतितोलन, डिवीजन एंड कंट्रीब्यूशन नीति पर आधारित है। अरे यहाँ तो गला ही बैठ गया। चलिए रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही। कमेंट में हम आपको एक ग्रुप का QR कोड दे देंगे, एक लिंक दे देंगे, उसमें आप जुड़िएगा। उसमें सारे PDF वगैरह हम दे दिया करेंगे आपको और हम उसमें पर्सनल गाइड करेंगे। आपकी PT में जहाँ भी समस्या आएंगी हम आपके साथ खड़े हैं। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, 45 दिन तक आप निश्चिंत होकर के तैयारी करिए। आपको कोई पुस्तक नहीं पढ़नी है, इतना देख लेंगे बहुत है। इसको जितनी बार देखेंगे इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है, गारंटी दे रहे हैं। भरोसा ना हो तो PYQ निकाल करके देख लीजिएगा, आपका मन संतुष्ट हो जाएगा। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।